बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अगर ये होता है वाकई इसी तरीके से रोड मैप तैयार किया जाता है, सीट शेयरिंग पर ही बात होती है, तो आज ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि सीट शेयरिंग पर फैसला होने वाला है। ये सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला होगा 2024 तक, यानी लोकसभा चुनाव तक के रास्ते में कितने उबड़ खाबड़ ये रास्ता होगा, कितने ऑब्स्टेकल्स आएंगे या कितनी समतल ये जमीन होगी, ये तय करेगा। सीट शेयरिंग पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, बड़ा दारोमदार है। ऐसे में इसको लेकर क्या अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रखकर संयुक्त रूप से फैसला लिया जा सकेगा, ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। और कौन कहां से लड़ने वाला है, एक एक सीट पर फैसला होने वाला है। लेकिन देखिए बाहर, ये देखिए किस तरीके से वहां पर जमावड़ा देखने को मिल रहा है। आज क्या होगा, क्योंकि 3 बजे से ही वक्त बताया जा रहा था। 3 राज्यों में इससे पहले हमने देखा बीजेपी को जीत और कांग्रेस को जिस तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उससे पहले कई तरह की बयानबाजी भी आज की बैठक से पहले सामने आ गई। चौथी बैठक जब हुई थी तो शीतकालीन सत्र को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर रणनीति तय की गई थी। क्या वो पूरी हो पाई? उस एजेंडे के तहत विपक्ष फिलहाल, क्योंकि एक के बाद एक विपक्ष के सांसद सस्पेंड हो रहे हैं, तो क्या विपक्ष उस रणनीति के तहत शीतकालीन सत्र में अपनी बातें रख पा रहा है या फिर एक्ट भी कर पा रहा है? Meeting. What about convener, sir? These are organizational matters not to be discussed. But the point is, we are very hopeful, optimistic, because the latest political situation, you see the entire opposition members of parliament are being expelled or suspended from the house. In such a situation, the unity of the opposition is need of the hour. It is highly required. So we are very, very hopeful of having a very good outcome in this meeting. What do you have planned for seat sharing, sir? No, all these matters will be discussed in the meeting. तो इंडिया गठबंधन के नेताओं को आप सुन रहे हैं कि ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम बहुत होपफुल हैं, उम्मीद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ये जो एक के बाद एक सस्पेंशन हो रहा है, क्या ये जो एका है विपक्ष की एकजुटता जो है उसको और बल दे पाएगा, ये भी देखना होगा। क्या ये एक तरीके से आग में घी का काम करेगा पॉजिटिव वे में, अगर इंडिया गठबंधन के लिए कहा जाए, क्योंकि सामने जो चेहरा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक गुस्सा भी हमें देखने को मिल रहा है विपक्ष के भीतर, एक एक करके सरकार जिस तरीके से फैसले ले रही है। आज भी कुल मिलाकर के 49 सांसदों का सस्पेंशन हो गया है, कुल मिलाकर के 141 अब तक ऐसे सांसद जो कि सस्पेंड कर दिए गए। इधर आपको ये भी बता दें, लेकिन जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है खुद ये सियासी पार्टियां हैं, इनकी महत्वाकांक्षाएं ही हैं। नीतीश कुमार है, इधर लालू प्रसाद यादव हैं, उधर ममता बनर्जी हैं, और महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव गुट, ये तमाम सभी को साथ लेकर चलना, सारे के सारे सियासी समीकरणों को, अखिलेश यादव जिनको भूला ही नहीं जा सकता, सारे सियासी समीकरणों को साधना, क्या ये संभव हो पाएगा? पिछली बार आपको याद होगा ममता बनर्जी ने ये तक कह दिया था ये सारी बैठकें जो होती हैं इंडिया गठबंधन की वो कांग्रेस की ही टाइमिंग के अनुसार क्यों होती है। आज हालांकि ममता बनर्जी पहुंची हुई है, संदेश देना है जाहिर तौर पर, लेकिन ये संदेश तभी पॉजिटिवली सामने आ पाएगा जब इस बैठक से कुछ फ्रूटफुल निर्णय निकलकर सामने आता है, कुछ पॉजिटिव निकलकर सामने आता है। क्योंकि इससे पहले आपको बता दें, सामना में तंज कसा गया है। आज ही सामना में जो संपादकीय छपी उसमें कहा गया गठबंधन को संयोजक की जरूरत है, तय करें मोदी के सामने कौन चेहरा होगा, नहीं तो बात बनने नहीं वाली। इसके अलावा यह भी कहा गया बैठक से पहले, सामना में लिखा गया कांग्रेस जीत का केक अकेले खाना चाहती है, तो कांग्रेस पर लगातार उसके साथ ही इंडिया गठबंधन के अन्य दल है वही हमलावर हैं। क्योंकि कहा गया कि क्षेत्रीय दलों को पिछले बार 2023 में ये जो चुनाव हुए, राज्यों के 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें नजरअंदाज किया गया। और ये देखिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, ये संयोजक की भूमिका में कौन होगा। जो खबर निकलकर सामने आ रही है, मुकुल वासनिक, गहलोत, मोहन प्रकाश का नाम है। इसमें 5 नेताओं की कमेटी का कांग्रेस ने गठन किया है। कांग्रेस ने नेशनल अलायंस कमेटी बनाई है, इसमें 5 नेता कुल मिलाकर के नेशनल अलायंस कमेटी, और इसमें मुकुल वासनिक जो है कमेटी के संयोजक बनाए गए। ये हालांकि सिर्फ कांग्रेस ने अपनी तरफ से कमेटी का गठन किया है, कुल मिलाकर के 5 नेताओं का। उनमें नाम देखिए, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद का नाम है, मुकुल वासनिक है, अशोक गहलोत है, मोहन प्रकाश का नाम शामिल है। मुकुल वासनिक जो है वो हेड करेंगे
5 नेताओं की कमेटी, और जाहिर तौर पर अब इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 5 नेताओं की कमेटी है, नेशनल अलायंस कमेटी जो बनाई है कांग्रेस ने, यही डील करेगी, एक तरीके से बातचीत करेगी, यही आगे कांग्रेस के लिए या बाकी दलों के लिए किस तरीके से किस फॉर्मूले पर बात की जानी है, या फिर एका बना करके आगे 2024 का चुनाव लड़ना है, ये कमेटी पर के जिम्मे ही होगा, सुपुर्द होगा, एक तरीके से पूरी जिम्मेदारी होगी। आला कमान से जरूर, बिना आला कमान के हस्तक्षेप के या उनके निर्णय बिना कोई फैसला होगा नहीं, लेकिन इतना तय है कि कमेटी को बहुत अहम रोल दिया गया है। नेशनल अलायंस कमेटी इसका नाम रखा गया है। किस तरीके से काम करेगी ये नेशनल अलायंस कमेटी, आपको बता दें, इस पर हम और जानकारी लेने की कोशिश भी करेंगे। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे, एक एक खबर इंडिया गठबंधन की बैठक से जुड़ी आप तक पहुंचाने के लिए। मेरे साथ ऋषिकेश इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, आइए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश, ये जो नेशनल अलायंस कमेटी, ये देखिए एक तस्वीर सामने आ गई, अखिलेश यादव भी अब नजर आ रहे हैं, ममता बनर्जी आपको दिखी थी, संजय राउत आपको नजर आए थे, तमाम बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं। इस पर हम बताते रहेंगे बीच बीच में क्या इनपुट आ रहा है। ऋषिकेश, लेकिन ये जो नेशनल अलायंस कमेटी कांग्रेस ने फॉर्म की है, 5 सदस्यों की, मुकुल वासनिक हेड करेंगे, किस तरीके से काम करेगी, क्या जिम्मा होगा इनका? आशा, देखिए बार बार ये कमेटी बनाने की बात हो रही थी और आज जब ये बैठक शुरू हो रही है तो सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या इस बैठक से कोई संयोजक पद का कोई उम्मीदवार निकल कर आएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। जो कमेटी बनाई गई है मुकुल वासनिक के नेतृत्व में, जो 5 लोगों की कमेटी है, वो कहा जा रहा है कि वो कोऑर्डिनेशन का काम करेगी। चूंकि इसके पहले 4 कमेटियां पहले ही बन चुकी थी, जिसमें अलग अलग जो दल थे उसके नुमाइंदे मौजूद थे, जिसमें करीब करीब क्षेत्रीय दलों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उस कमेटी मौजूद थे। आज की जो कमेटी है उसमें उनका काम जो कोऑर्डिनेशन है, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसको लेकर के बात करेंगे। जो अन्य दलों के साथ आने वाले वक्त में साझा रैलियां कैसी होगी उसको लेकर ये चर्चा होनी है। लेकिन इस कमेटी से भी सबसे ज्यादा निगाहें और सबसे ज्यादा सवाल लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस बैठक से कोई संयोजक पद या कोई चेयरमैन जैसा चेहरा निकल कर आएगा। क्योंकि जिस तरीके से सामना में उद्धव ठाकरे ने वकालत की है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के मुकाबले कोई चेहरा देना होगा, और वो चेहरा क्या इस चौथी बैठक में ये पूरा इंडिया गठबंधन खोज पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, ममता बनर्जी क्या बंगाल तक ही सिमट कर रह जाएंगे, या फिर कांग्रेस जो गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में दिखना चाहता है, क्या वो भी, चाहे वो कैंपेन कमेटी हो या फिर जो संयोजन का जिम्मा है, क्या वो अपने पास रखना चाहती है। ऐसा कोई पद ही वो क्रिएट नहीं करना चाहती है। ये भी चर्चा है कि इस बैठक में संयोजक जो 4 राज्य, जो देश के कोने हैं अलग अलग, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, उस 4 जोन से कोऑर्डिनेटर बनाए जाने की बात है। चेयरमैन, आज की बैठक में लगभग सहमति बन जाएगी कि कांग्रेस के कोटे से कोई चेयरमैन होगा इस पूरे इंडिया गठबंधन का। लेकिन कोऑर्डिनेटर कौन होगा ये बड़ा सवाल है। चेहरा क्या कोऑर्डिनेटर के जरिए निकल कर आता है, क्योंकि जो तलखी थी बीते 3 बैठकों के हालात कुछ अलग थे। आज की जो बैठक है उसके हालात बिल्कुल जुदा हैं। अखिलेश यादव को कांग्रेस कैसे रिस्पॉन्ड करती है, ममता बनर्जी काफ़ी अड़ियल रुख पर पहले ही से वो स्टैंड लगाई हुई थी कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ बहुत ही सीमित संख्या में उनके पास देने के लिए पश्चिम बंगाल में है। कांग्रेस को चुनना होगा कि वो लेफ्ट के साथ जाए या वो उनके साथ रहे, क्योंकि लेफ्ट के साथ तृणमूल कांग्रेस वहाँ गठबंधन नहीं कर सकती है। अरविंद केजरीवाल जो पहले ही 13 सीटों पर दावा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो गठबंधन के नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को समन ईडी की तरफ से किया गया है, इस बैठक के ठीक पहले तकरीबन 100 सांसदों का निलंबन हो गया है, तो इससे एकजुटता में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और ज़्यादा उत्साह वर्धक तरीके से नतीजे आएंगे। क्योंकि सभी विपक्षी दल के नेता, या चाहे वो क्षेत्रीय छत्रप हो या कांग्रेस खुद चाहती है कि अगर 2024 में बीजेपी को रोकना है, 250 से नीचे की सीट पर लाना है, तो मिलकर चुनाव लड़ना होगा। 300-350 सीट पर जो 1 बनाम 1 का फार्मूला नीतीश कुमार ने दिया था, वो उसे अमली जामा पहनाया जाना होगा। तो ये बड़ी बात है। इस बैठक में हालांकि और भी एजेंडा में चर्चा होगी। सिर्फ ये सीट शेयरिंग के फार्मूले तक इस बैठक में चर्चा नहीं होनी है, बल्कि इसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा होगी। इसके तुरंत बाद जनवरी के पहले सप्ताह से जो साझा रैलियां कराई जानी है उस पर चर्चा होनी है। ये ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे आज कम से कम सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। और जो क्षेत्रीय दल बार बार कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन पहले सीट शेयरिंग सबसे बड़ा इशू है। क्योंकि सीट शेयरिंग सबसे बड़ा इशू इसलिए क्योंकि कांग्रेस जो है
वो कितनी भूमिका दूसरों को देगी, कितनी सीटों पर कांग्रेस मानेगी। अच्छा, एक बात ऋषिकेश और समझ आती है जो आप बता रहे हैं, उससे एक बात और, भले ये तमाम पार्टियां 3 राज्यों में जितने भी 27 दल अभी तो उनके नेता पहुंच चुके हैं, ये सुनने में आ रहा है, तो इनके नेता भले कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करें, कांग्रेस पर तंज कसें, ये कहें कि जीत का जो केक है अकेले कांग्रेस खाना चाहती है, ये भले कहा जाए, लेकिन ये भी सच है बिन कांग्रेस भी दाल नहीं गलने वाली। इनमें अगर एका है तो वो भी कांग्रेस की वजह से ही है, और कांग्रेस चाहिए, ये मजबूरी भी है इन 27 दलों की। एक कांग्रेस को अगर छोड़ दें, क्योंकि 28 कुल मिलाकर के इस इंडिया गठबंधन में दल, तो ये मजबूरी भी है कि किसी जिसकी ओर देख रहे हैं आप खुद भी संयोजक का नाम तय नहीं कर सकते, आपको चाहिए इसका निर्णय लेने के लिए भी कांग्रेस ही चाहिए। आशा, देखिए बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। अभी कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए जो 3 राज्यों में हार का ठीकरा हम पर फोड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इसमें से तकरीबन 95 से 98% लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, वहां उनकी सीधी लड़ाई थी। दूसरी बात जो बार बार ये पूछा जा रहा है कि संयोजक पद को लेकर या कांग्रेस क्या बैकफुट पर है, तो कांग्रेस बार बार ये संकेत दे रही है कि आज की बैठक के पहले उत्तर प्रदेश जो एक सबसे बड़ा चंक है, 80 लोकसभा की सीटें हैं, वहां के तकरीबन 50 बड़े नेताओं को बुलाकर उसे राय मशवरा किया गया, और पूरे नेताओं ने एक सुर में कहा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन होना चाहिए। समाजवादी पार्टी, आरएलडी, नीतीश कुमार अगर चाहते हैं कि वो उधर अपने जातीय इलाके में अगर वो चाहते हैं कि अपनी भागीदारी निभाएं तो उन्हें भी कंसीडर करना चाहिए। बीएसपी को लेकर एक बड़ा पेच जरूर फंसा है, लेकिन अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के साथ कोई सीट शेयरिंग पर दिक्कत वाली बात सबसे ज्यादा वहीं पर चुभ रही है, क्योंकि गठबंधन करना है ये उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी भी कह रही है, सेंट्रल नेतृत्व भी कह रहा है, लेकिन सीट का फॉर्मूला क्या हो, यहाँ पे पेच फंसा हुआ है। इसलिए देखिए कि जब ये बैठक शुरू हो रही है तो ठीक दूसरी तरफ सहारनपुर से लखनऊ तक कांग्रेस यात्रा शुरू कर रही है अगले 15 दिनों तक, खुद को मजबूत करने के लिए। आप बने रहिएगा। बिल्कुल, मैं ऋषिकेश आपके पास आती हूँ। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त प्रशांत देव, कुमार गौरव भी जुड़ चुके हैं। और कुमार, अगर आप सुन पा रहे हैं, बड़ी बात यह भी है एक कि भले इस बात से बीजेपी खुश हो सकती है जो आज सामने में लिखा गया कि ये कहने मात्र से कि सब एकजुट हैं बात नहीं बनेगी, बल्कि हमें मोदी के सामने चेहरा प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये तय करें कि मोदी के सामने कौन। ये अपने आप में खुश होने के लिए बीजेपी के लिए काफी है कि कितना बड़ा ऑरा, कितना बड़ा व्यक्तित्व प्रधानमंत्री का कांग्रेस भी गंभीरता से समझ रही है इस बात को। लेकिन जो हो रहा है सरकार की तरफ से एक के बाद एक, कुल 141 सांसदों का सस्पेंशन आज तक हो गया। क्या ये और आग में घी डालने का एक तरीके से, क्या ये और एका को मजबूत करने का काम, उनको और मजबूत करने का काम बीजेपी नहीं कर रही, उल्टा? देखिए आशा, हम और गौरव यहाँ पे साथ में हैं। आप पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ हमने बिल्कुल देखा और लोगों की प्रतिक्रिया भी देखी। देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठक आज हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं जो अभी उसको निपटाना है इंडिया गठबंधन को। संयोजक कौन होगा, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट कौन होगा, और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। ऐसे में यह सब कुछ तय होगा, फिर इनको अपनी काउंटर पार्ट जहाँ पे मोदी जैसा नेता है उससे उसका मुकाबला करना, उस हिसाब से उनको फैसले लेने हैं। कुमार से हम बात करेंगे। गौरव, जो कुछ भी आज संसद में हुआ, हमारे एंकर जो आशा ये पूछ रही है कि इस तरीके से लोगों का निलंबन करने से ऐसा संदेश भी जा रहा है कि बीजेपी एक तरीके से बाकी विपक्ष को और मजबूत और इकट्ठा होने का मैसेज दे रही है, क्योंकि ये बहुत ही आश्चर्यजनक है सबके लिए कि लगातार करीब 150 सांसदों का निलंबन। देखिए, बिल्कुल रिकॉर्ड तो है ही, क्योंकि 15 मार्च 1989 में जो हाईएस्ट सस्पेंशन था वो 63 सांसदों का था, और ये पहली बार है जब एक सत्र में 141 सांसद निलंबित हुए हैं। लेकिन आशा, जहां तक सवाल है कि विपक्ष को मजबूत करने का जहां तक सवाल है, इस निलंबन से सरकार को कम से कम और बीजेपी को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो इस निलंबन से एक मैसेज जो देना चाहती है, मोदी सरकार कह लीजिए या स्पीकर कह लीजिए या पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री या मंत्रालय या सरकार जो भी कहिए, कि हम मजबूत हैं और मजबूती
से फैसला लेते हैं, संख्या बड़ी भले हो, हम डरते नहीं हैं और एक मजबूत मैसेज जनता में भी इसका जाए। तो एक जो कहा जाता है ना कि प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत सरकार है, कड़े फैसले लेने में डरती नहीं है, मोदी सरकार को ऐसा लगता है कि जनता उनके इस लाइन से सहमत है और इस लाइन को जनता सैल्यूट करती है, इसलिए इतना ज़्यादा उन्हें वोट मिलते हैं। उस मैसेज को 2024 के चुनाव से पहले और मजबूत करना चाहती है मोदी सरकार की कड़े फैसले लेने में हम डरते नहीं हैं, हिचकते नहीं हैं। 370 हो और बाकी जितने भी अभी तक ट्रिपल तलाक समेत जितने भी फैसले हो, उसके अलावा संसद में अगर गरिमा बनाकर आप नहीं रखेंगे तो आप सदन से बाहर जाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सस्पेंशन का यही मैसेज है और यहाँ से सबको सस्पेंड कर दिया गया तो विपक्ष और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। देखिए, विपक्ष की अपनी चुनौतियाँ हैं और बीजेपी और एनडीए को ऐसा लगता है कि विपक्ष एकजुट होकर भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लाभ, जैसे ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में कितना अखिलेश यादव को लाभ पहुंचा पाएंगी। आप आम आदमी पार्टी को ही देखिए, पंजाब में वो यहाँ वो बैठक में साथ बैठे हैं, लेकिन पंजाब में कल उन्होंने कहा कि 13 के 13 सांसद हमें जिताना। तो सरकार को पता है और बीजेपी को पता है कि बहुत ज़्यादा आंकड़ों के खेल के लिहाज से अगर देखेंगे तो विपक्ष नहीं कुछ कर पाएगा और उस जगह पे जहां भी ये 1 to 1 कैंडिडेट उतारेंगे वहां पे इनकी जो ताकत है, जो मजबूती है कड़े फैसले लेने की, वही उसको जनता सामने रखेगी जब वो वोट देने जाती है। बैलेट पेपर ईवीएम पे जब बटन दबाती है वो, तो उस समय उसके दिमाग में होता है कि मोदी है और उसके कड़े फैसले हैं। दूसरी तरफ जो विपक्ष, जो बीजेपी जो है विपक्ष के बारे में कहती है कि काम चलाऊ सरकार, कमजोर सरकार, ये आएंगे तो देश को लूटेंगे, वो है। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन है वो इस संसद सत्र से भी, चुनाव से पहले, चूंकि इसके बाद अब फुल सत्र नहीं होगा, एक वोट ऑन अकाउंट छोटा सा संसद का सत्र होगा, तो एक बड़ा मैसेज जनता के बीच भी मोदी सरकार देना चाहती है कि डरने वाले नहीं है, आप एकजुट रहिए, अलग रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, ऐसा देखिए, जैसा कि गौरव बता रहे थे, बात वही है कि जो इंडिया गठबंधन की जो चुनौतियां हैं, जो दिक्कत है, उसको बीजेपी अपनी स्ट्रेंथ बना करके सामने पेश कर रही है। वो ये इस बात की आलोचना कर रही है, इस बात के लिए कि हमको निकाला गया, तो बीजेपी ये कह रही है सदन में कि आपने नियम तोड़ा है, आपने हंगामा किया और हम कड़े फैसले लेने से कहीं कतराते नहीं है। तो जो जहां जहां इनकी वीकनेस हो रही है, बीजेपी उसको अपना स्ट्रेंथ बना करके 2024 की तैयारी में जुटी हुई है। और एक और चीज नजर आती जितने भी है, बीजेपी वो नजर ये आती है, प्रशांत आप भी सुन रहे होंगे, ऋषिकेश भी सुन रहे होंगे, रमन कुमार भी हमारे साथ अब ऋषिकेश के साथ मौजूद हैं। ये सवाल रमन से ऋषिकेश लीजिएगा कि ये अभी आज ही केसी त्यागी का बहुत महत्वपूर्ण बयान आया। उन्होंने कहा हमने 1 साल बर्बाद कर दिया इंडिया गठबंधन ने, और 1 साल बर्बाद करने के बाद आज हम देख रहे हैं बीजेपी जमीन पर काम कर रही है। तो ये शायद ये एक और कोशिश होगी, सस्पेंशन यहां पर हो रहा है, तुम करते रहो बैठ के, अभी तो 4 महीने का ही वक्त बाकी है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते रहो, बैठ के करते रहो, सीट शेयरिंग पर बात करते रहो। तब तक समय निकल गया और पता चला यहां पर फायदा बीजेपी को हो गया। वो जो जमीन में मतदाताओं के बीच पैठ है वो बीजेपी उसे भुनाने में कामयाब हो गई। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि संयोजक के लिए कांग्रेस तैयार क्यों नहीं हो रही, इतना वक्त क्यों लगा रही है? ऋषिकेश पूछिए जरा, क्या कारण है, एजेंडे में क्या है कांग्रेस के? रमन जी, सहयोगी पूछ रहे हैं कि 3 बैठकों के बाद एक तो अंतराल बड़ा था, बैठकों से क्या होगा? जेडीयू केसी त्यागी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बैठ के करते रहिए, बीजेपी लगातार जमीन पर काम करे, उसके प्रधानमंत्री लगातार ताबड़तोड़ सभाएं कर रही हैं, आपको एक संयोजक नहीं मिल रहा है। देखिए, बार बार जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार संयोजक पद के उपयुक्त उम्मीदवार हैं और लगातार ये बात को लेकर दबाव बनाने की कोशिश भी जेडीयू के नेता कर रहे हैं। और उससे बिल्कुल साफ है कि आज जिस तरीके से सामना में ये खबर सामने आई कि जब तक संयोजक पद पर आम सहमति नहीं बनती है तब तक जो है इंडिया गठबंधन आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसी सूरत में आज की बैठक में मुझे लगता है कि संयोजक के पद को लेकर चर्चा होगी और चर्चा ही नहीं, एक आम सहमति लेकर फैसला भी हो सकता है। सीट शेयरिंग भी बड़ा इशू है सर। सीट शेयरिंग बड़ा इशू है और वो आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिल सकती है पश्चिम बंगाल में। तो ममता बनर्जी का मीटिंग के बाहर ये कहना, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल पैदा करता है कि आखिरकार अगर सभी इंडिया गठबंधन के नेता मीटिंग के बाहर ही अगर सीटों का फैसला करेंगे तो सीटों के ऊपर सहमति कैसे बनेगी? अरविंद केजरीवाल ने भी 13 सीट पर दावा कहा 9 सीट पर वो लड़ेंगे पंजाब में, 4 सीट पर यहाँ। जेएमएम बार बार करे कि आधे सीट पर लड़ेंगे। तो सवाल यही पूछा जा रहा है कि एक तो इतना लेट लतीफ, दूसरा आप एक संयोजक नहीं चुन रहे हैं, चेहरा जो सामना में बार बार उठाया जा रहा है कि चेहरा के मुकाबले चेहरा खड़ा करना तो दूर की बात, आप सीट का फार्मूला तय नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बैठक से क्या उम्मीदें हैं, क्या आगे का रास्ता निकलेगा? जो केसी त्यागी या जेडीयू के नेता या
जो अन्य दल बोल रहे हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन के नेताओं को ऐसा लगता है कि इस बैठक से काफ़ी उम्मीदें हैं और कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और खुलकर चर्चा होगी। और उन्हें ऐसा लगता है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सहमति अभी तक नहीं बन पाई है, उस पर सहमति बनने के आसार हैं। और उन्हें ऐसा भी लगता है कि बहुत लंबे समय के बाद ये बैठक हो रही है, इसीलिए इस बैठक में कोई ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय होना चाहिए जिससे एक संदेश जाए कि इंडिया गठबंधन आगे आने वाले समय में एनडीए के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेगा। अच्छा ठीक है ऋषिकेश, आप बने रहिएगा। आज एक और महत्वपूर्ण खबर आई है, मैं गौरव से भी उस पर एक और टेक लेना चाहती हूँ। गौरव की खबर भी है कि स्पीकर से मुलाकात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल भी वहां पर मौजूद रहे। आखिर इस बैठक का स्पीकर से मुलाकात का क्या एजेंडा, क्या किया जा सकता है इसमें? आज जिस प्रकार से सस्पेंशन हुआ, क्या उस पर कुछ बात हो सकती है? आगे की रणनीति को लेकर क्या है? देखिए आशा, कुछ टेक्निकल कारण से गौरव अभी हमारे साथ में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो मुलाकात है उसका मतलब यही है कि क्योंकि जो इम्पोर्टेंट बिल्स हैं उस बिल पर चर्चा करेंगे क्या वो, ताकि वो बिल आसानी से वहां पे पास हो जाए। और जाहिर सी बात है जो कुछ भी हुआ उस पर भी चर्चा होनी है, उसकी जानकारी लेंगे। और चूंकि स्पीकर से गृह मंत्री की मुलाकात इस मायने में भी काफी महत्वपूर्ण हो सकती है कि जो संसद में सुरक्षा चूक का मामला है तो उस पर हो सकता है कुछ इनपुट आया हो, उसको शेयर कर रहे हो और बाद में सदन के जरिए आपको जानकारी मिले। क्योंकि आपको पता है कि गृह मंत्री ने यह बात कही है कि जो भी जानकारी मिलेगी आपको लोकसभा अध्यक्ष के जरिए मिलेगी। तो अगर कोई जानकारी इन्वेस्टिगेशन पार्ट से गृह मंत्री के पास आई है तो गृह मंत्री खुद नहीं देंगे, गृह मंत्री वाया लोकसभा अध्यक्ष देंगे, लोकसभा सचिवालय के जरिए सदन को पता चलेगा। तो जैसा कि गृह मंत्री ने अनाउंस किया था कि मतलब 15 से 20 दिनों के अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा। तो कुछ अगर इनिशियल इन्फॉर्मेशन उनके पास हो सकता है उसको चर्चा के लिए वहां पे गए हो, बताएं और सदन को उसके बारे में जानकारी मिले। तो ये बात ये समझी जा सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण जो जैसे मैंने बताया इस पर जरा राय दीजिए। इस पर महत्वपूर्ण एक सवाल ये हो जाता है कि गृह मंत्री के पास अगर इनपुट भी है, इतनी बड़ी घटना घट जाती है, गृह मंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, निजी चैनल के कार्यक्रम तक में चले जाते हैं, वहां पर घंटों वक्त देते हैं, लेकिन अगर विपक्ष ये मांग कर रहा है कि आपको इस पर बोलना चाहिए तो इस मांग में नाजायज क्या है? आपको इस पर जवाब देना चाहिए। देश भी जानना चाहता है क्या अभी तक इनपुट्स आए हैं, क्या हुआ था, कैसे हो गया ये चूक, किसकी जिम्मेदारी मानी जाए? इस पर गृह मंत्री से जवाब नहीं लिया जाएगा तो किससे लिया जाएगा? तो गृह मंत्री को जवाब देने में दिक्कत है क्या? और मैं जोड़ दूं प्रशांत, जरा मैं जोड़ दूं इस सवाल आज हमने बीजेपी क्योंकि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की भी है। बात की आप सस्पेंड करते रहिए, फिर तो ना चर्चा होगी ना सदन चलेगा। तो जिम्मेदारी तो आपकी भी है, सिर्फ विपक्ष पर जिम्मेदारी डाल देने से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल आशा है आज इस बात को ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड हम लोगों ने आज सदन में बात की बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से। उनका कहना है कि कभी इस बात के लिए मना नहीं किया गया कि गृहमंत्री जवाब मतलब नहीं देंगे। गृहमंत्री जवाब जरूर देंगे, लेकिन वो कब देंगे ये थोड़ा सा समय का इंतजार कीजिए। ये बात कहा गया है कि गृहमंत्री जवाब बिल्कुल देंगे, लेकिन उनके पास कुछ इनपुट्स आ जाएंगे, कुछ चीज़ें पक्की हो जाएंगी तो वो जवाब देंगे। क्योंकि उनका तर्क ये है कि सदन में कोई भी बात ऐसे हवा में नहीं बोली जा सकती, विद फैक्ट बात करेंगे। तो फैक्ट जब तक पूरे आ नहीं जाते उनके पास तो वो जवाब इस पर नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई ऐसी फैक्चुअल रिपोर्ट आती है, चूँकि कस्टोडियन जो है वो लोकसभा अध्यक्ष हैं और उन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर की है, उनके सुपरविजन में सब कुछ चल रहा है, तो वो इसका जवाब देंगे। तो हो सकता है, तमाम नेताओं ने कहा कि दोनों ही ओर से जवाब मिले और विपक्ष की जो ये मांग है उससे इनकार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हंगामा हुआ तो और जो पहले एक मीटिंग में तय हुआ था कि वेल में कोई नहीं आएगा, हंगामा नहीं करेगा, हंगामा करने की सूरत में ऐसे फैसले लिए जाएंगे, तो उसका ये नतीजा है। फिलहाल तो यही कहा जा रहा है, यही सफाई दी जा रही है सरकार के पक्ष से। लेकिन बात सच है कि विपक्षी एक यही मांग थी, क्योंकि विपक्षी नेताओं ने भी ये बात कही कि जब तक ये घटना नहीं हुई थी तब तक सदन ठीक से चल रहा था। बिल्कुल, और एक बात सच ये भी है कि सरकार की तरफ से ये कोशिश भी नहीं की गई कि वक्त दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए। गृह मंत्री सदन में इतना तो कह ही सकते थे, वक्त दीजिए, आप चर्चा होने दीजिए, सदन को सुचारू रूप से चलने दीजिए, मैं ही जवाब दूंगा। शायद इससे बात बनती बनिस्पत इसके कि कुल मिलाकर के 141 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। 22 को वैसे भी ये जो शीतकालीन सत्र है, क्योंकि 15 दिनों का ही था, खत्म होने वाला है। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं तुरंत।